हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण में पूछे गए 20 प्रश्नों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायराइडों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। दोस्तों वायराइड एक स्वतंत्र आरएनए कण है जिसमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता। ये विषाणु से भी छोटा होता है और संक्रामक होता है। ये कुछ पौधों में बीमारी फैलाता है, जैसे आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर रोग वायराइड के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ईस्ट के लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकी कवक होता है और ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग का मेंबर है। इसमें कवक जाल यानी कि माइसिलियम नहीं पाया जाता। बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि मॉरल और ट्रफल खाने योग्य कवक होता है। क्लेविसेप्स बहुत से एल्कलाइड और एलएसडी का स्रोत है। और कोनिडिया जो होता है वो बहिर्जात रूप से कोनिडोफोर के ऊपर में उत्पन्न होता है। इसी तरह से एस्कोबिजानु जो होता है वो एस्कस के अंदर में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों मृतजीवी जो होता है वो मृत जैविक पदार्थों का अपघटन करता है। परजीवी जीवित पादपों और जंतुओं पर रहने वाला जीव होता है। इसी तरह से लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध दर्शाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसी तरह से कवक मूल यानी कि माइकोराइजा जो होता है वो पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण नहीं होता, बल्कि अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस यानी ईस्ट एक प्रकार का एक कोश की यूकेरियोटिक कवक है, जबकि नास्टाक, माइकोबैक्टीरिया और आसिलेटोरिया जो होता है ये पूर्व केंद्र की यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पोरोजोअनों में पादाप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्पोरोजोअन में पादाप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये अमीबी प्रोटोजोआ का करेक्टर है। अमीबा में पादाप जो होता है वो चलने और खाद्य ग्रहण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एगारिकस। एगारिकस जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है और इसके बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो बहिर्जात रूप से लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में सत्य क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इसके कारण यह जल को इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में उपयोग नहीं कर पाता, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए H2S का उपयोग करता है और इसीलिए इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता बल्कि सल्फर निकलता है। बाकी सभी में ट्रू क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए सभी H2O का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन इसमें रिलीज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायटम।
डायटम यानी कि पादप प्लवक महासागर का मुख्य उत्पादक होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसे हम मुख्य उत्पादक कह सकते हैं। सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअनों से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। सिलिएट्स यानी पक्षमाभी प्रोटोजोआ, जिसका उदाहरण पैरामीशियम है, ये अन्य दूसरे प्रोटोजोआ से भिन्न है क्योंकि इसमें एक केंद्रक द्विरूपता देखने को मिलता है। अर्थात इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, दीर्घ केंद्रक और लघु केंद्रक। पैरामीशियम का दीर्घ केंद्रक उपापचयी क्रियाओं और वृद्धि पर नियंत्रण रखता है, जबकि इनका लघु केंद्रक प्रजनन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आद्य बैक्टीरिया। कुछ आद्य बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये लवण प्रिय या हेलोफिल्स होते हैं और ये उच्च लवणीय दशाओं या फिर नमक युक्त वातावरण में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विरोइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें तो दोस्तों विरोइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। दोस्तों वायराइड जो होता है वो आरएनए के बने स्वतंत्र कण होता है और इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता। ये संक्रामक प्रकृति के होते हैं और विषाणु से भी छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिसमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती? ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और ये पादप और जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है और साथ ही ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि एक नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, यह बैक्टीरिया में बाहरी आवरण का निर्माण करता है और चिपचिपे होने के कारण ये चिपकने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतियन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विखंडन के पहले। दोस्तों जीवाणुओं में डीएनए का रेप्लिकेशन विखंडन यानी कि फ्यूजन द्वारा होता है और यह विभाजन के ठीक पहले होता है। अगला प्रश्न है, कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति नहीं होती, बल्कि कवकों में कोशिका भित्ति जो होती है वो कार्टिन का बना होता है और कार्टिन जिसका रासायनिक नाम होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन, ये सेलुलोज का व्युत्पन्न है। अगला प्रश्न है, मिथेनोजन किससे संबंधित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आद्य जीवाणु। कुछ आद्य जीवाणु यानी आर्की बैक्टीरिया मीथेन का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसे मिथेनोजन कहते हैं। ये अवायवी जीवाणु होते हैं और दलदली स्थानों में, गोबर गैस संयंत्र में और जुगाली करने वाले जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं और ये अवायवी श्वसन द्वारा मीथेन का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों डायटम जो कि स्वच्छ जल या समुद्री जल में पाए जाने वाला एक कोश की यूकैरियोटिक जीव है। इसकी कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह होती है जो कि सिलिका की बनी होती है और सिलिका के बने होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति आसानी से नष्ट नहीं होती। अगला प्रश्न है, वे आदिम प्राक केंद्र की प्राणी जो रोमांथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन जनकों के।
मीथेनजनक आर्कीबैक्टीरिया होते हैं और ये रोमांती जंतुओं के गोबर से बायोगैस यानी मीथेन का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु नहीं बल्कि इसे सत्य जीवाणु कहा जाता है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। जैसे फाइकोमाइसिटिस को शैवालित कवक कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहते हैं और स्वर्णिम शैवाल को डेस्मिड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइट के विषय में गलत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वायराइट का आरएनए उच्च आणविक भार वाला नहीं होता बल्कि निम्न आणविक भार वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन का बना होता है। अगला प्रश्न है, क्राइसोफाइट, यूग्लिनाइड, डाइनोफ्लैजिलेट और औपंग फफूंदी किस जीव जगत में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकी और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। इनमें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा जैसे डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइटा और यूग्लिनाइड आते हैं। अपघटक प्रोटिस्टा के अंतर्गत स्लाइमोल्ड आता है और इसी तरह से प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जैसे अमीबा को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में बहुत अधिक वेरिएशन है और इसीलिए प्रोटिस्टा जगत को वर्गीकरण का कूड़ादान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह संरचना जो जीवाणुओं का चट्टान या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है, क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झालर। झालर या फिमरी कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है जो कि चट्टान या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यूकर में द्वीपकशाभिक चल बीजाणु होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि म्यूकर में चल बीजाणु नहीं बनते बल्कि अचल बीजाणु बनते हैं और उसमें कशाभिका नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वायराइट डीजे इवानोवस्की द्वारा खोजे गए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वायराइट की खोज इवानोवस्की द्वारा नहीं किया गया था बल्कि वायराइट की खोज किया गया था टी.ओ. डाइनर द्वारा 1971 में। बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। स्टैनले ने विषाणु को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। कंटेजियम वाइवम फ्लूडम बेंजेरिक ने कहा था। तंबाकू में मोजाइक रोग और मनुष्य में AIDS विषाणु के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा कोशिका है और चूंकि ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है इसलिए इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापित कवचों की बनी होती हैं जो एक साथ आसंजित होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के अंतर्गत डायटम और डेस्मिट आते हैं। इसमें कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापित कवचों की बनी होती है। इसमें सिलिका युक्त कवच पाया जाता है जिसे फ्रस्ट्यूल कहते हैं। फ्रस्ट्यूल जो होता है वो दो कपाटों द्वारा बना होता है जिसे एपिथीका और हाइपोथीका कहते हैं और ये देखने से साबूदानी के समान दिखाई देता है और ये साबूदानी के समान ही आपस में जुड़े होते हैं।
अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मारल और ट्रफेल विषैले छत्रक हैं। तो दोस्तों मारल और ट्रफेल विषैले छत्रक नहीं है, बल्कि इसे भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। मारल जो कि एस्कोमासिटीज का मेंबर है और इसके अंतर्गत मार्चेला आता है। मार्चेला को छत्तीसगढ़ में गुच्छी या भोड़ू फुटू के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। न्यूरोस्पोरा को जैव रसायन अनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। ईस्ट एक कोशिकी और किण्वन में उपयोगी होता है। पेनिसिलियम बहुकोशिकी है और प्रतिजैविक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रजनन का ढंग। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के आधारी लक्षण में प्रजनन का ढंग शामिल नहीं है। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में कोशिका संरचना की जटिलता, संरचनात्मक संगठन और पोषण की विधि शामिल था। अगला प्रश्न है, कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटिकांशक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंबाकू मोजेक विषाणु। तंबाकू मोजेक विषाणु यानी टीएमवी एक रियो वायरस है और यह छड़ के आकार का होता है। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और 2130 कैप्सोमेयर वाले प्रोटीन युक्त आवरण जिसे कैप्सिड कहते हैं पाया जाता है। इसमें आरएनए खोखले बेलन के समान संरचना में कुंडलित रूप में पाया जाता है।